फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज जो देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का टॉपिक होगा जो 6 to 8 सीटेट 6 to 8 में कहाँ से प्रश्न आते हैं। आज से हम कंटिन्यू कोशिश करेंगे कि YouTube पर जो सीटेट 6 to 8 का कोई भी नहीं कराते हैं या बहुत कम चैनल हैं जो कहीं पर आपको खोजने पर मिलता है, उसमें से आपको थोड़ा सटीक लगता भी है नहीं भी लगता है, तो यहाँ से हम लोग सिस्टमैटिक देखेंगे। सिस्टमैटिक तरीके से सोशल साइंस का हम लोग सीटेट जो 2024 में जनवरी 2024 में होने वाला है उस पर फोकस करते हुए हम लोग चलेंगे। आज का टॉपिक है ज्योग्राफी से, और ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं ये जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं ये सारे चीज़ एक ही वीडियो में कराकर हम देने वाले हैं। जैसे पहला है सौर मंडल का अर्थ। सौर मंडल में ग्रह, उपग्रह, तारा, नक्षत्र मंडल, कक्षा, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा जिसको मिल्की वे कहते हैं, ग्लोब जो ये छोटा छोटा टॉपिक है जो एनसीईआरटी का टॉपिक है। ग्लोब से प्रश्न ऐसे रहते हैं जो आप एकदम जानते भी नहीं हैं और जानते भी हैं तो कन्फ्यूजन की वजह से आप गलती कर देते हैं। बिल्कुल गलती नहीं होगी। ग्लोब और पृथ्वी की गतियाँ, जो गतियाँ हैं गतियाँ से संबंधित क्वेश्चन रहता है। ग्लोब का अर्थ में देखेंगे हम लोग अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, प्रधान या मध्याह्न रेखाएं, ग्रीनविच रेखा जिसको मानक समय रेखा, और फिर एक दो सवाल भी देता है कि भाई हमारे देश में इतना बज रहा है तो फलाना देश में कितना बजेगा, वो सब भी निकाल कर देखेंगे हम लोग पृथ्वी की गतियाँ में। फिर विभिन्न ग्रह जो हैं की पॉइंट के रूप में देखेंगे, जो 8 ग्रह हैं, ये 8 ग्रह की क्या विशेषताएं हैं। और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जो पूछा गया है, एकदम 20-25 प्रश्न रहेगा और 20-25 प्रश्न को ही हम ऐसे डील कर देंगे, यानी इस चैप्टर को हम ऐसे डील कर देंगे कि आप प्रश्न देखते ही आंसर मारना शुरू कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट भी है कि आप अपने पास कॉपी और कलम लेकर ज़रूर बैठें। जो की पॉइंट है उसको आप वीडियो पॉज कर करके नोट्स भी बनाएं प्रॉपर रूप से। मान लिया जाए कोई चीज़ का कन्फ्यूजन हो जाए तो फिर से आप वीडियो को रीस्टार्ट करके या खोज कर नहीं पढ़ सकते हैं, उतना समय नहीं है, तो आप एक की पॉइंट ज़रूर बनाइएगा। तो सौर मंडल, हम लोग सौर मंडल किसको कहते हैं यहाँ छोटा छोटा डिफिनेशन देंगे, उसके बाद सौर मंडल को हम लोग डिटेल से करेंगे। तो सौर मंडल हम लोग किसको कहते हैं कि जो सौर मंडल हम उसको कहते हैं जिसमें ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इनके अलावा जो छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग सब मिलाकर सौर मंडल। उसको मिलाकर क्या कहते हैं? सौर मंडल, यानी सोलर सिस्टम या सौर परिवार। अब ये सौर परिवार में जो देख रहे हैं आप ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे नहीं हैं। तारे एक हैं जो सूर्य को भी तारा कहते हैं। तो यानी जो सौर मंडल होते हैं, सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सूर्य। सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है और यही सूर्य के चारों तरफ जो है ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, उल्कापिंड हो गया, धूमकेतु हो गया, पुच्छल तारा हो गया, ये सभी घूमते हैं, तो इसको मिलाकर कहते हैं हम लोग उल्कापिंड। तो अब देखिए ग्रह का डिफिनेशन थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ग्रह किसको कहते हैं? सबसे पहली बात कि जो ग्रह है ये ग्रह का एक बैठक हुआ प्राग सम्मेलन, एक बैठक हुआ प्राग सम्मेलन में 2006 में, और यहाँ पर ग्रह के डिफिनेशन से संबंधित कुछ की पॉइंट दिया गया, कुछ परिभाषा दिया गया। ग्रह हम किसको कहते हैं? जिसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है, जिसका अपना ऊष्मा व प्रकाश नहीं है, यानी ऊष्मा व प्रकाश नहीं है, याद रखिएगा। यानी जो भी ग्रह हैं उसका अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं है। ये सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। तो ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह हैं, तो ये दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। और एक कंडीशन है कि दूसरे के कक्षा का अतिक्रमण न करे, इसको कहते हैं हम लोग कक्षा। कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ जिस रास्ते पर चलता है उसको कहते हैं हम लोग कक्षा। तो सब ग्रह का अपना अपना कक्षा है। लेकिन एक प्लूटो हम लोग बचपन में पढ़े थे कि 9 ग्रह होता है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 8 ग्रह। 9वां ग्रह था प्लूटो। ये प्लूटो को क्या किया, इसी प्राग सम्मेलन 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ग्रह मानने से इनकार कर दिया। इसका कारण क्या था कि ये वरुण के कक्षा को काटता था, यानी ये प्लूटो था जब ये घूम रहा था ना तो यहाँ वरुण का कक्षा था, कहीं ये क्या करता था उसको थोड़ा काट देता था। तो इसलिए
प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब देखिए ग्रह जो है, ग्रह का अंग्रेजी होता है प्लानेट, और ये एक ग्रीक शब्द है। ये किसका शब्द है? ग्रीक, जिसको हम लोग यूनानी भी कहते हैं। ये यूनानी शब्द है, और इस यूनानी शब्द जो है ये अंग्रेजी शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन ये ग्रीक या यूनानी से इसका एक शब्द निकला है प्लेनेटाई। प्लेनेटाई ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। प्लेटेनाई का अर्थ होता है भ्रमक। भ्रमक यानी घूमने वाला या चक्कर लगाने वाला, या चक्कर लगाने वाला। तो किसके चक्कर लगाने वाला भाई? सूर्य के चारों तरफ। सूर्य के चारों तरफ लगाने वाले को ग्रह कहते हैं। उपग्रह किसको कहते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए। अब ये ग्रह है तो ग्रह के चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है तो ये क्या हो गया? उपग्रह हो गया। सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला ये एक ग्रह हो गया। अब ये ग्रह है तो इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह हो गया। तो उपग्रह का भी अपना कोई ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। तारा जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, और जितने भी तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा, ये याद रखिएगा कि सूर्य भी एक तारा है। और इसमें जो है, इसमें नाभिकीय संलयन, एक शब्द है नाभिकीय संलयन, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन के वजह से तारों में ऊष्मा और प्रकाश होता है। नक्षत्र मंडल, आप देखे होंगे कि रात के समय में जब आकाश को निहारिएगा, देखिएगा, तो जो तारा है, तारा का कुछ पैटर्न बनता है, 6 तारा, 7 तारा का या 3 तारा का। तो उसी को कहते हैं, जो पैटर्न बनता है उसको कहते हैं हम लोग नक्षत्र मंडल। अब देखिए ये नक्षत्र मंडल आपको दिख जाएगा। देखिएगा कभी कभी बच्चा में आप लोग सुने होंगे सतभैया, इस तरह का 4 रहता है, 3 ऐसे 7। तो ये 7 तारे का एक समूह है जिसको कहते हैं हम लोग, इसको नक्षत्र मंडल कह सकते हैं। इसका नाम क्या है? बिग बियर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में आपका, जब हम करवाएंगे तो बताएंगे। बिग बियर या अर्सा मेजर, या अर्सा मेजर। तो इस डिजाइन में आपको कई दिखेंगे। कम कम डिस्टेंस में 7 तारा है तो स्मॉल बिग बियर हो गया। यदि दूर दूर में वाला है तो उसको वो क्या हो गया? बिग बियर हो गया। स्मॉल बियर हो गया वो जो कम कम में है। तो इसको कहते हैं हम लोग नक्षत्र मंडल। कक्षा अभी बताए कि जो सूर्य के चारों तरफ में कोई गति कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ में कोई ग्रह गति कर रहा है, तो जिस रास्ते पर वो चल रहा है, ये सूर्य है, यहाँ इस रास्ते पे चल रहा है, तो ये रास्ता क्या हो गया उसके लिए? कक्षा हो गया। क्षुद्र ग्रह क्या है कि ये 2 ग्रह, एक मंगल और बृहस्पति, दोनों ग्रहों के बीच में छोटे छोटे खगोलीय पिंड यानी उल्का पिंड, जो एक पत्थर के समान है। पत्थर या धरती का पत्थर इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा, 2-4 गांव भी हो सकता है। तो वो ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है कि जैसे मंगल है, ये बृहस्पति है, इसके बीच में हजारों की संख्या में, लगभग 40-50 हज़ार की संख्या में कुछ खगोलीय पिंड, उल्का पिंड हैं, ये घूमते रहते हैं। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्षुद्र ग्रह। और यही जब हमारे ग्रह पर यानी पृथ्वी वगैरह पर गिरने लगता है तो इसी को कहते हैं हम लोग उल्का पिंड। उल्का पिंड तो यानी यही जब गिरने लगता है हमारे पृथ्वी पर तो क्या हो गया? उल्का पिंड। अब देखिए एक टॉपिक है यहाँ पर विभिन्न ग्रह के बारे में हम लोग देखते हैं। बुध क्या है? अब देखिए थोड़ा सा एक जो है डायग्राम बनाते हैं पहले थोड़ा सा। देखिए ये ग्रह हैं, ये सूर्य के दूरी के हिसाब से ग्रह हैं, जो 7 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 7 ग्रह, 8 ग्रह और एक सूर्य, 9। तो ये सौर परिवार में ये ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के हिसाब से सबसे नज़दीकी ग्रह बुध हो गया, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को हम लोग अरुण कहते हैं और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। तो ये भी याद रखना हिंदी में, क्योंकि सीटेट कभी कभी हिंदी में भी दे देता है। तो अब ये बुध के बारे में बात करें तो ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, सबसे नज़दीक का ग्रह, एकदम नोट करते जाइए आप लोग, नज़दीक ग्रह बुध। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन हो गया, तो बुध हो गया। ये सबसे छोटा ग्रह है, ये सबसे छोटा ग्रह है। इसमें चुंबकीय गुण होता है, एक तरह से चुंबकीय गुण होता है, और इसका तापांतर सबसे अधिक होता है, तापांतर सबसे
अधिक। तापांतर का मतलब क्या हो गया कि दिन के समय जहाँ दिन वाला हिस्सा है वहाँ सबसे अधिक गर्मी और रात वाला में सबसे अधिक ठंडा। तो इस तरह से तापांतर सबसे अधिक कितना है 600 डिग्री। यानी तापांतर का मतलब क्या हो गया कि सबसे अधिक जो है 423 डिग्री और ये 427 डिग्री और माइनस में 173 डिग्री। तो इस तरह से ये 600 का डिफरेंस, घटाना नहीं है, ये क्या है माइनस में 173 और प्लस में 427। तो इतना जानिए कि तापांतर सबसे अधिक किसका है, बुध का है। इसके अलावा इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह जो बताए कि यानी इसके चारों तरफ घूमने वाला जो चंद्रमा जिसको कह सकते हैं या उपग्रह, इसका एक भी नहीं है। दूसरा है क्या, शुक्र। शुक्र को भोर का तारा, अब देखिए शुक्र एकदम नोट करते जाइए, ये शुक्र, इसको हम लोग भोर का तारा, सांझ का तारा नहीं तारा, इसको सबसे गर्म ग्रह भी इसको कहते हैं, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह। अब पृथ्वी के बारे में क्या कहना, स्पेशली हम लोग अलग से देखेंगे कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जीवन संभव है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर एक जो है उपयुक्त तापमान है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडा। इसमें जीवनदायी गैस हैं यानी ऑक्सीजन, और फिर जीवनदायी जल भी है, जिसके वजह से यहाँ जीवन संभव हो पाया। और पृथ्वी के बारे में तो और अलग से डिटेल पढ़ेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। जब ये देशांतर, ग्लोब और अक्षांश पढ़ेंगे तो वहाँ से इससे क्वेश्चन पूछता है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, अब पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसको हम लोग चंद्रमा कहते हैं, ये चंद्रमा से एक क्वेश्चन पूछता ही है कि चंद्रमा का पृथ्वी से एक ही भाग क्यों दिखता है, क्योंकि इसका घूर्णन और चंद्रमा का परिक्रमण दोनों क्या है, सेम है। तो वहाँ भी हम लोग घूर्णन परिक्रमण में ज़्यादा डिटेल से कर लेंगे। तो इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह का कारण है क्या कि यहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावे इसके चारों तरफ छल्ले हैं, छल्ले यानी रिंग, ये रिंग चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो है ना रिंग घूमता हुआ आपको दिखेगा। तो बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये तीनों में रिंग है, जो बताएंगे अभी तुरंत, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। यूरेनस में भी रिंग है, शनि। अब जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, 1 नंबर में सबसे बड़ा, दूसरे शनि, और पृथ्वी जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो इतना याद रखना आपको। सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है, यूरेनस। अब देखिए इन ग्रहों को इनके रचना के आधार पर 2 भागों में, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला तो पूछता है कई बार, 2 भागों में, एक चौथा जो 4 ग्रह हैं शुरू के और लास्ट के 4 ग्रह, इसको कहते हैं हम लोग आंतरिक ग्रह। इसको क्या कहेंगे, आंतरिक या पार्थिव ग्रह। अब ये आंतरिक चूंकि सूर्य के सबसे नज़दीक में है तो इसलिए इसको हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। और इसकी रचना पृथ्वी की तरह ठोस चट्टानों से है। इसकी रचना कैसे हुई है, ठोस चट्टानों से हुआ है, इसलिए ये एक समान है, चारों आंतरिक ग्रह है। और जो इधर है ये गैसीय ग्रह है, यानी गैसीय, या एक तरह से कहें कि गैस में है या तरल पदार्थों में ये ग्रह है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग बाह्य ग्रह। इसको कहेंगे बाह्य ग्रह या पार्थिव ग्रह, बृहस्पतीय ग्रह, यानी बृहस्पति के समान है ये देखने में, तो बृहस्पतीय ग्रह। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हो गया कि क्वेश्चन कह देगा कि निम्नलिखित ग्रहों के समूह में कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों का समूह नहीं है। तो अब याद रखिएगा शुरू के 4 और अंतिम के 4। तो ये ग्रह थे। थोड़ा उपग्रह देखिए, उपग्रह के बारे में जानते हैं कि उपग्रह का डिफिनेशन हम लोग देखिए क्या, कि जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाए, उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं या चंद्रमा कहते हैं। तो उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा कृत्रिम उपग्रह। अब ये क्या है कि प्राकृतिक ग्रह हम उसको कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से सूर्य के चारों तरफ जो घूर्णन कर रहे हैं, परिक्रमण कर रहे हैं ग्रह के चारों तरफ, वो क्या हो गया, प्राकृतिक उपग्रह हो गया। लेकिन कृत्रिम उपग्रह हम लोग क्या करते हैं कि ये हम लोग साइंटिस्ट लोग यहाँ से फेंकते हैं, ले जाते हैं पृथ्वी के कक्षा में जो गुरुत्वाकर्षण से बाहर है,
और उसको पृथ्वी के चारों तरफ घुमाकर छोड़ दिया जाता है, तब ये परिक्रमा करने लगता है कोई भी ग्रह। तो अब देखिए यहाँ कृत्रिम उपग्रह के एक उदाहरण पूछा हुआ था, जैसे कि एडूसेट हो गया, आर्यभट्ट हो गया, ये सब याद रखिएगा, ये सब एकदम सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एडूसेट, आर्यभट्ट, रोहिणी, ये सब क्या है, ये सब आपका कृत्रिम उपग्रह है। और प्राकृतिक उपग्रह जैसे चंद्रमा है, तो बुध का एक भी चंद्रमा नहीं है, पृथ्वी का एक चंद्रमा है, और फिर जाके शनि का, बृहस्पति का भी चंद्रमा है। सबसे अधिक अभी जो ज्ञात है, सबसे अधिक शनि का चंद्रमा है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो इस प्राकृतिक उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह को क्या किया जाता है, यह स्थापित करके, जैसे रेडियो संचार हो गया, फिर जाके रेडियो कम्युनिकेशन, जिसको रेडियो संचार के लिए बहुत उपयोगी हो जाता है, टेलीकॉम विभाग में होता है, तो ये सब के लिए यूज होता है। खुफिया एजेंसी का पता लगाने के लिए भी ये कृत्रिम उपग्रह को छोड़ा जाता है, दिया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसमें थोड़ा सा, ये आपका ब्रह्मांड टॉपिक में है नहीं, ब्रह्मांड के संदर्भ में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में चलेंगे हम लोग, जो कारगर है हम लोग वहीं चलेंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का एक बड़ा फेमस जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ये दिया था जॉर्ज लेमेटेयर ने, जिसको हम लोग महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। ये जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया था। ये दिया कौन था, जॉर्ज लेमेटेयर, ये जॉर्ज लेमेटेयर बेल्जियम के थे, और इनका मानना था कि ये पूरे ब्रह्मांड, जितने भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, तारा, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, जितना भी चीज़ है, पहले ये अलग अलग नहीं था, ये क्या था, एक ही में बहुत बड़ा गोला के रूप में सटा हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा घनत्व में था, बहुत ज़्यादा दाब में था, बहुत ज़्यादा इसमें हीट हो रहा था। जब धीरे धीरे हीट होते होते इसमें आग लग गया, आग होते होते क्या हो गया, एक भयंकर विस्फोट हुआ, और जो भी पिंड हैं वो टूटने के बाद पिंड इधर उधर मतलब क्या हुआ, छिटक गया। छिटकने के बाद वो घूमने लगा, घूमते घूमते धीरे धीरे क्या होने लगा, वो गोलाकार होने लगा। तो इस तरह से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक है आकाशगंगा। इसको हम क्यों इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे पूरे ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगा है, पूरे ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगा। अब अरबों आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा जो पूरे, जब हम आकाश को देखते हैं तो पूरे एक सफ़ेद पट्टी दिखता है, और एक पूरे सफ़ेद पट्टी में जो जितना दूर तक नज़र जाता है वो एक आकाशगंगा है सीधे तौर पर। लेकिन हम जो देखते हैं पूरे एक आकाशगंगा को भी अपनी खुली आंख से नहीं देख पाते हैं। तो ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगा में अरबों तारा है। कहा जाता है कि इसमें अरबों तारा है, तो सोचिए कितना तारा होगा, अरबों तारा है। तो ये हम जिस आकाशगंगे में रहते हैं, यानी जैसे मान लिया जाए कि ये आकाशगंगा है, आकाशगंगा में सौरमंडल है, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा भी है, हमारा जितना भी 8 ग्रह हैं, ये सभी एक कोना में है। अब सोचिए कि ये एक आकाशगंगा है, तो हमारा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में है उसको कहते हैं हम लोग मिल्की वे या आकाशगंगा, उसको कहते हैं मिल्की वे। जो आकाशगंगा होता है वो शार्पिल है, इसका आकार क्या है, शार्पिल यानी स्पाइरल देखें, कॉपी वगैरह भी आजकल स्पाइरल में आता है, इस तरह से घुमावदार है, तो ये शार्पिल। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा जानना है कि आकाशगंगा से एक क्वेश्चन रहता ही है। ग्लोब, अब देखिए ग्लोब और पृथ्वी की गतियाँ। पहले ग्लोब क्या है, ग्लोब जो हम लोग देख रहे हैं इसका डिफिनेशन की बात करें, यदि आप ये ग्लोब देख रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ये काल्पनिक है कि वास्तविक है, ये काल्पनिक है या वास्तविक है। जो ग्लोब है आपके सामने, ये आपको दोनों तरफ, ये वास्तविक, ये क्या है कि पृथ्वी का एक छोटा रूप है, मॉडल है, प्रारूप है जो वास्तविक है, इसी तरह का पृथ्वी है कहा जाता है। हम कल्पना नहीं किए हैं कि वो यहाँ हो सकता है, ऐसा होगा। ये क्या है, वास्तविक रूप में एक ग्लोब है। तो ग्लोब, ये ग्लोब हो गया। अब ये देखिए ग्लोब जो होता है, ग्लोब पर आप देखे हुए कि एक इधर से रेखा जाती हुई, एक रेखा इधर से, तो इसको कहते हैं हम लोग अक्षांश, यानी पूरब से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा को कहते हैं हम लोग अक्षांश।
कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, ये हमारा जो भी थोड़ा सा मैप के बारे में जानिए कि जो उत्तर में है, ऊपर में है इसको उत्तर कहेंगे, नीचे है तो दक्षिण कहेंगे, और हमारे जो दाएं तरफ है, दाएं तरफ हो गया पूरब और हमारे बाएं तरफ पश्चिम। आप कहीं भी बैठे हैं, ग्लोब के सामने हैं या मैप के सामने है, मैप के ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, हमारे दाएं तरफ पूरब, बाएं तरफ पश्चिम। तो ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा को कहते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। इसको क्या कहेंगे, अक्षांश रेखा। अब देखिए ये अक्षांश रेखा जो है, ये अक्षांश रेखा है, तो यहाँ से लेकर 1-1 डिग्री पर खींचा गया रेखा है, यानी 90। ये जो 0 डिग्री, इसको कहते हैं हम लोग 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ये इसको क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। याद रखिएगा, विषुवत रेखा कितना डिग्री पर, 0 डिग्री पर। तो इस विषुवत रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। देखिए कितना आसान हो गया, ऊपर उत्तर है तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे है तो दक्षिणी गोलार्ध। अब ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण या साउथ। ये जो है, ये 2 रेखा है, महत्वपूर्ण रेखा है। इसको कहेंगे कर्क रेखा, इसको खींचा गया कर्क रेखा, और ये है मकर रेखा, ये है मकर रेखा। अब सवाल है कि यही कर्क रेखा और मकर रेखा यदि खींचना था तो इसको ना तो बराबर में खींच देता ना, 24 में खींच देता, 25 में खींच देता। ये जो 23.5 में क्यों खींचा, इसलिए खींचा कि इन दोनों रेखा के बीच में साल में सूर्य की किरणें कहीं न कहीं, कभी न कभी एक बार सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें इसी लाइन पर, इसी बॉर्डर के अंदर, जैसे कि कर्क रेखा पर जो है 21 जून को सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा पर, और फिर मकर रेखा पर 6 महीने बाद मकर रेखा पर सीधी पड़ जाती है, और फिर जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सीधी पड़ जाती है। तो इस तरह से ये याद रखना है कि इसलिए खींचा गया कि ये दोनों रेखाओं के बीच में सूर्य की किरणें ठीक हमारे सिर पर होती है। ये क्वेश्चन आपका है, हम सीटेट जब PDF बना रहे थे तो आपके वीडियो के लिए, तो उसमें देखे हैं कि सूर्य की किरणें किन 2 रेखाओं के बीच सीधी पड़ती है। तो ये प्रश्न है आपका। तो अक्षांश रेखा हो गया। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा, ये 90 डिग्री जो उत्तर है, इसको कहते हैं हम लोग उत्तरी ध्रुव। इसको क्या कहेंगे, उत्तरी ध्रुव। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री साउथ, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। अब ये जो 66.5 डिग्री है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी ये उत्तर हो गया। इसको कहते हैं हम लोग आर्कटिक ब्रीथ, और इसको कहेंगे 66.5 डिग्री दक्षिण को, साउथ को अंटार्कटिका ब्रीथ। अब देखिए यहाँ तो 90 डिग्री है, 90 अक्षांश रेखा है। तो क्वेश्चन पूछे आपको कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी, तो 90 ऊपर और 90 नीचे, 180 सीधा सीधी में आप दे रहे हैं जवाब। नहीं, अब 0 तो आप लिए नहीं, 1 2 3 से लेकर 90, 1 2 3 से लेकर 90, तो ये 0 डिग्री भी तो अक्षांश रेखाएं हैं। तो कुल अक्षांश यदि पूछे तो 181, कुल अक्षांश बराबर 181, कुल अक्षांश 181 हो गया। अब कहे कि कुल अक्षांश रेखा, चूंकि ये तो एक बिंदु है, ये तो रेखा है ही नहीं, तो ये भी एक बिंदु है, तो 2 माइनस कर देंगे, कुल अक्षांश रेखा कितना हो जाएगा, 179। ये याद रखिएगा, 179। तो इस तरह से अक्षांश हो गया। अब दूसरा एक जो है क्या कि हम उत्तर से दक्षिण की ओर खींचते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब सवाल ये है कि अक्षांश रेखा हम इधर से ग्लोब पर क्यों खींचें, ये पृथ्वी पर कहीं मिलेगा नहीं, ये अध्ययन के लिए या फिर कुछ चीज़ों को जानने के लिए खींचा गया। ये जो अक्षांश रेखा है ये ताप को डिवाइड करता है,
ताप को। जैसे इस बीच में सूर्य की किरणें सीधी हो रही है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, तो यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगा। इसके ऊपर में थोड़ा कम तिरछा पड़ेगा तो ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी। फिर उधर जो है सूर्य की किरणें काफ़ी तिरछी पड़ जाती है, पर्याप्त मात्रा में सूर्य का उष्मा नहीं आता है तो वहाँ शीत पड़ जाता है। तो इसको कटिबंध में बांटने के लिए इस अक्षांश को बांटा गया। अब जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को कहते हैं हम लोग देशांतर। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को कहते हैं देशांतर। अब ये देशांतर क्यों खींचते हैं कि पृथ्वी में दो गति है, एक सूर्य के चारों तरफ, ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है तो इसको कहेंगे हम लोग परिक्रमण। इसको क्या कहेंगे? परिक्रमण। तो ये सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूम रही है। लेकिन इसके अलावे ये तो सूर्य के चारों तरफ घूम ही रही है, इसके अलावे ये ग्लोब अपने अक्ष पर, ये जो सुई इधर से गया यहाँ पार हुआ है, इसको कहते हैं हम लोग अक्ष। इसको क्या कहेंगे? अक्ष। तो अपने अक्ष पर भी ये घूम रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम, अब देखिए आप थोड़ा सामने से देखिए, ये आपका पश्चिम किधर होगा? आपका दायां इधर है तो ये आपका पूरब, और आपका बायां इधर है तो पश्चिम। तो ये कहाँ से घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने के कारण जो है यहाँ सूर्य जो है उगता हुआ हमको किधर दिखता है? पूरब में। पूरब में पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूम रही है, इसलिए हमको सूर्य दिख रहा है पूरब में उगता हुआ। इसके अलावा यदि आप इसको लग रहा है डाउट, यदि हम लोग बस में बैठे हुए हैं, बस पूरा स्पीड में, बस या ट्रेन में बैठे हैं, स्पीड से चलती है, तो हम खिड़की से झांकते हैं तो हमको क्या लगता है कि मकान हो, घर हो, पहाड़ हो, जंगल हो, पेड़ हो, बकरी हो, सब पीछे भाग रहा है। नहीं, सब पीछे भाग रहा है, लेकिन रियलिटी क्या होता है कि हम आगे भाग रहे हैं। तो उसी तरह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूम रही है, न कि सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। तो ये है इसका। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में कि पृथ्वी का घूर्णन, अपने अक्ष पर घूर्णन किस दिशा से किस दिशा की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर। याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अब ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को, इसको कहेंगे हम लोग देशांतर। इसको कहेंगे देशांतर। ये बीचों बीच जो खींचा गया इसको 0 डिग्री देशांतर। इस 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा या मुख्य यामियोत्तर रेखा या ग्रीनविच रेखा। अब देखिए ये ग्रीनविच रेखा क्या है कि ये यहीं से ग्लोब से देखिए, ये थोड़ा जो है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग अफ्रीका है, और अफ्रीका में यूरोप में एक जगह है ब्रिटेन का जो है ग्रीनविच शहर से ये रेखा खींची गई है। ये रेखा जो खींची गई है इसलिए इसको कहते हैं ग्रीनविच। और ये कहा कि भाई जब ये रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी तब यहाँ 12 बजा देंगे। कितना बजा देंगे? 12 बजा देंगे। अब यहाँ तो 12 बज गया, तो सूर्य की किरणें मान लिया जाए कि यहाँ है आपके सामने ये ग्रीनविच पर, तो यहाँ 12 बज रहा है। तो यहाँ जितने भी पूर्वी, इधर क्या हो गया आपका पूर्वी देशांतर, पूर्वी ग्रीनविच से पूरब की ओर का समय आगे होता है, पूरब की ओर का समय आगे होता है, और पश्चिमी देशांतर में समय कम होता है। अब देखिए यहाँ 12 बज रहा है तो यहाँ 1 डिग्री, चूँकि पूरे पृथ्वी को घूमने में 360 डिग्री कौन बनाता है, यानी 360 डिग्री घूमने पर 360 डिग्री घूमने में समय कितना लगता है? 24 घंटा। तो चूँकि ये जो खींचा गया देशांतर है 1-1 डिग्री पर, तो कुल जो देशांतर है 360, कुल देशांतर रेखा 360। चूँकि देखिए आप फिर कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसके सीधा में 180, फिर यहाँ से भी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरह करते हुए 180। तो 180 जो पीछे है दोनों तरफ से जाने पर वो कॉमन है। ये नहीं कि इधर से गए तो 180 अलग मिलेगा, उधर से मिलेगा उसके सीधा बगल में 180 होगा, ये नहीं। तो टोटल जो अक्षांश रेखा है वो आपका अलग है, देख लिए, लेकिन जो देशांतर रेखा है ये टोटल कितना है? 360। अब देखिए ये जो देशांतर रेखा है ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री दोनों जब मिलाते हैं तो एक वृत्त बनता है।
जब दोनों इसको मिलाते हैं तो क्या होगा, एक वृत्त बनेगा और इस वृत्त को कहते हैं हम लोग देशांतर वृत्त। अब देखिए ये वृत्त के, इस वृत्त के इधर एक साइड में पूर्वी गोलार्ध, दूसरे साइड में पश्चिमी गोलार्ध। तो ये 0 डिग्री और 180 डिग्री मिलाकर पूरे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अब यहाँ से जो आगे जाएंगे तो 1 डिग्री, अब पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही, तो जो 1 डिग्री घूमने में समय कितना लग जाएगा आप लोग निकाल लीजिए। मैथ थोड़ा स्ट्रांग है आप लोग का। 24/360। जब इसको मिनट में बदलिएगा, ये तो घंटा में है, तो ये 6 बार में कटा, 6 चौक 24, यानी 4 मिनट का। 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। यदि ये ग्रीनविच पर, यदि ग्रीनविच पर 12 बज रहा है, ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर है, तो 1 डिग्री पर 12:04 होगा। 2 डिग्री पर उसी समय 2 डिग्री पर उसी समय 12:08 होगा, यानी 4 मिनट का। तो यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में 12 घंटा होता है। यहाँ से 0 से 180 निकाल लीजिए, 80 8 चौक 72, 720 मिनट। जब इसको घंटे में बदलिएगा तो 12 घंटा। तो 12 घंटा ये समय और 12 घंटा ये समय। अब चूंकि आप देखिए कि जो 0 डिग्री ग्रीनविच देशांतर रेखा है, इसके पूरब में समय आगे है, पश्चिम में समय पीछे है। तो यहाँ पर डेट अगला, यानी जब 12 बजे, मान लिया जाए कि यहाँ कभी ना कभी घूमते 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 आ गया इस ग्रीनविच पे, यहाँ 12 बज गया रात, 12 बज गया रात, तो यहाँ तो इसका वो समय, वो दिन खत्म हो गया। यानी 5 तारीख मान लिया जाए, 5 फरवरी है, तो 5 फरवरी इसका क्या हो गया, समय खत्म हो गया। अब यहाँ से शुरू क्या हो जाएगा, 12:01 रात से 6 फरवरी। लेकिन इसका क्या होगा, इसका अब यहाँ जो 180 डिग्री देशांतर पर है, इसका तो 5 तारीख ही रहेगा। यानी ये वाला में जब 180 डिग्री के इस साइड आएंगे तो 1 तारीख कम होता है। अगर 180 डिग्री के इस साइड में आएंगे, देखिए 180 डिग्री का अब थोड़ा सा अनुमान लगे जी, वहाँ से जब देखिएगा तो 180 डिग्री का पूरब आपका इधर है, पश्चिम इधर है, तो पश्चिम में 1 दिन ज़्यादा और पूरब में 1 दिन कम। तो इस तरह से यहाँ पर 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देखिए इसके आधार पर हमारा जो देश है, ये मान लिया जाए कि ये देश पर ये देशांतर है, ये 82.5 डिग्री पार होता है। जो समय है, ये समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। देखिए 82.5 डिग्री इधर भी होगा, इसको नहीं समझ लीजिएगा, ये अलग है। तो 82.5 डिग्री का मानक समय रखा गया, इसलिए कि देखिए हमारा जो शुरू होता है लगभग गुजरात से ही शुरू हो गया। मान लिया जाए कि गुजरात, ये पोस्ट है, ये जगह है गुजरात, ये जगह है अरुणाचल प्रदेश, ये जगह है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ का देशांतर में अलग समय होगा, यहाँ का देशांतर में अलग समय होगा। यानी गुजरात में क्या हो जाएगा, गुजरात में अलग समय और अरुणाचल प्रदेश में अलग समय। तो जब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो अरुणाचल प्रदेश में पहले सूर्य उगता है अभी भी, और यहाँ बाद में जैसे जैसे हम लोग पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ सूर्य अलग अलग उगता है। तो पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगेगा तो वहाँ समय अलग हो जाएगा, यहाँ समय अलग हो जाएगा। तो किसी भी देश का जो बीचों बीच एक मानक रेखा देशांतर को माना जाता है, उसको कहते हैं हम लोग मानक रेखा, मानक समय रेखा। तो हमारे देश का समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 82.5 डिग्री निकालिएगा जिस तरह, उसी तरह 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82 डिग्री में 328 मिनट, आधा डिग्री में 2 मिनट, 350 मिनट, यानी 5.5 घंटा। तो जो ग्रीनविच के समय से है, हमारे देश का समय कितना ज़्यादा है, 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। यदि यहाँ 8 बज रहा है तो वहाँ 5.5 जोड़ दीजिए, 8 5 13। 8 बजे सुबह हो रहा है इस ग्रीनविच पर, 8 बजे सुबह, तो 8 5 13, यानी कितना हो गया, 1:30 अपराह्न होगा। तो ये आप उसको समझ गए होंगे। अब देखिए ये देशांतर की कुछ खासियत है, जो अक्षांश खींचे तो ये 2 अक्षांशों के बीच में समांतर है, समांतर है, यानी कहीं मिलेगा नहीं, बराबर दूरी है। यानी 2 क्रमागत अक्षांश के बीच की दूरी है 111 किलोमीटर। यानी 0 डिग्री और 1 डिग्री यहाँ है, तो इस दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या है, पूरे पृथ्वी पर 111 डिग्री। लेकिन ये जो देशांतर है, जब हम देशांतर खींचेंगे तो ये देशांतर विषुवत रेखा पर बीच में सबसे अधिक होता है, 111.3
4 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे या तो हम लोग दक्षिण की ओर बढ़ेंगे या यहाँ से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाएगी और ध्रुवों पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा कि दो देशांतर रेखाओं की दूरी ध्रुवों पर कितनी होती है, 0। और सबसे अधिक दो देशांतर के बीच की दूरी कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर, कितना, 111.34 किलोमीटर। तो ये हो गया, आप समझ गए होंगे देशांतर और समय भी। तो सबसे अधिक जो समय है मानक रूस में है, 11 है, अब घटाकर 9 कर दिया गया है क्योंकि उसका चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, 12 घंटा का अंतर होता है। एक छोर पर सुबह होगा तो एक छोर पर शाम होगा। तो एक क्वेश्चन हमारे सीटेट में पूछता है कि हमारे देश के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर क्यों है। तो वो जब मैथमेटिकल जब सवाल बताएंगे तो वहाँ डिटेल से हम कर देंगे बनाते हुए। चलिए अगला सवाल है पृथ्वी की, अगला टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। 2 गतियाँ अभी बताए भी हम, पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं। यानी एक सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य के ये चारों तरफ घूम रही है तो इसको कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे परिक्रमण, इसको कहेंगे परिक्रमण, इसको परिक्रमण। और जब ये अपने जगह पर अक्ष पर घूम रही है तो इसको कहेंगे घूर्णन। तो अब दोनों में क्या कारण है, दोनों में क्या कारण है कि घूर्णन क्या हो गया, अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमना, अक्ष पर चारों ओर घूमना। और दूसरा क्या है आपका, परिक्रमण। दूसरा है परिक्रमण, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, चक्कर लगाना, इसको कहते हैं परिक्रमण। तो देखिए घूर्णन के वजह से दिन और रात होता है, घूर्णन के वजह से दिन और रात होता है। आप देख पा रहे हैं कि मान लिया जाए कि आप सामने वाला देख रहे हैं, आपकी आंखें हैं सूर्य, जो सामने वाला दिख रहा है तो इस क्षेत्र में क्या हो गया, दिन। और यही जब घूमते घूमते जाएगा तो ये जब दिन वाला भाग आपसे ओझल हो गया तो यहाँ क्या हो गया, रात, यहाँ रात हो गई। तो दिन रात, इसी घूर्णन के वजह से दिन रात होता है, इसी घूर्णन के वजह से दिन रात होता है। तो एक चक्कर पूरा करने में, एक घूर्णन पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटा का समय लगता है। आप देख रहे हैं 24 घंटा। तो जो एक चक्कर घूर्णन करने में पृथ्वी को जो लगता है उसको कहते हैं हम लोग सूर्य दिवस, इसको कहेंगे, या सॉरी पृथ्वी दिवस, इसको क्या कहेंगे, पृथ्वी दिवस। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। पृथ्वी दिवस क्या हो गया कि अपने जगह पर एक चक्कर घूर्णन करना कहलाया पृथ्वी दिवस। और ये पृथ्वी दिवस में कितना समय लगता है, 24 घंटा, 24 घंटा। तो घूर्णन के वजह से क्या हो गया आपका, दिन और रात, दिन व रात। अब परिक्रमण के कारण क्या होता है कि साल होता है। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ये पृथ्वी घूम रही है, नहीं, एक पृथ्वी जैसे जान रहे हैं कि पृथ्वी ये जो है इस तरह झुकी हुई है। अब यहाँ एक सवाल और भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछता है, अभी तुरंत बता रहे हैं, तरह से मैप बनाते हैं, हल्का फुल्का एकदम थोड़ा सा चलेंगे हम लोग इस तरह का। ये सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर, देखिए ग्लोब बनाने वाले बेवकूफ़ नहीं है, क्या है, झुका हुआ है। जब इसको रखिएगा तो पृथ्वी झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन वैसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल में कितने डिग्री का कोण बनाती है। यानी देखिए ये पृथ्वी जो घूम रही है, मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, ये झुकी हुई है, तो इसके एक पैरेलल लाइन खींच दें, ये इसकी पृथ्वी है, नहीं, ये इस तरह का इसका क्या है, अक्ष है, ये अक्ष है। तो जब इस पर लंब खींचेंगे, तो ये लंब हो गया, ये 23.5 डिग्री है। लेकिन पृथ्वी अपने कक्षा तली से कितना डिग्री कोण बनाती है, तो ये वाला कोण हो गया कितना, 66.5 डिग्री। यानी ये पूरा मिलकर कितना बनेगा, इसके पैरेलल में खींचें तो ये पूरा 90 होता है, तो ये कितना है, 23.5 डिग्री। तो जो बचा 90 में से वो क्या हो गया, 66.5 डिग्री। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी का अक्ष
कक्षा तली से कितना डिग्री का कोण बनाती है? पृथ्वी का अक्ष हो गया ये वाला, नहीं, पृथ्वी का अक्ष कक्षा तली जहाँ घूम रही है इससे कितना डिग्री कोण बना रही है? तो ये नापेंगे हम लोग, नहीं ये नापेंगे। ये कितना है? 90, ये है 90। यहाँ से यदि सीधा खींचें और इसको नाप दें तो 90, लेकिन ये नापेंगे तो कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री। तो यही पूछ रहा है, यदि जहाँ कक्षा तली आ जाए, तो इसका आंसर क्या मारना है हमेशा? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब देखिए, जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है, सूर्य के चारों तरफ जब परिक्रमा करती है तो इसको टोटल समय लगता है 365 दिन 6 घंटा। एक चक्कर यहाँ से शुरू किए, पृथ्वी यहाँ से शुरू की और सूर्य के चारों तरफ घूमते यहाँ फिर आ गया 365 दिन 6 घंटा, नहीं 365 दिन 6 घंटा। तो इसी बीच में क्या है कि अब देखिए सूर्य यहाँ, पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, तो ऐसे झुकी हुई है, तो ये इसका क्या है? विषुवत रेखा। ये भी इसका विषुवत रेखा है, ये भी इसका क्या है? विषुवत रेखा है, ये भी इसका विषुवत रेखा है। अब दो सिचुएशन में आप देखिएगा कि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या हो रही है? सीधी पड़ रही है। कहाँ? यहाँ इसका कर्क रेखा होगा, यहाँ मकर रेखा होगा, यहाँ इसका कर्क रेखा होगा, यहाँ इसका मकर रेखा होगा। जब सूर्य की किरणें पड़ेगी तो कहाँ सीधी पड़ेगी? कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो कर्क रेखा कहाँ है भाई? उत्तरी गोलार्ध में। जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहाँ पर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन और छोटी रातें। अब देखिए ये कब? ये होता है 21 जून को। ये क्या होता है? 21 जून को होता है। तो क्वेश्चन होता है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद भी हो जाए। अब दूसरा, जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये आपका मकर रेखा है। जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है तो देख रहे हैं यहाँ है ये कर्क पर पड़ रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में था, ये दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ जस्ट उल्टा हो गया। तो यहाँ से आप 6 मंथ गिनिए, यदि आपको याद नहीं रहता तो जून है 21 जून, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 21 जून, 22 दिसंबर। ये 22 दिसंबर के दिन में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा तो रात छोटा। अभी देखिए हम लोग के इधर में क्या है कि रात बड़ी हो रही है तो दिन छोटा हो रहा है ऑटोमेटिक। अब देखिए ये इस तरह की बात हो गई। तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा 22 दिसंबर को। अब थोड़ा सा ये टॉपिक ये मत सोचिए कि ध्रुव है। अब यहाँ पर सोचिए कि ये इस तरह से घूमे, यहाँ सूर्य है, यहाँ घूमते घूमते आ गया पृथ्वी, तो इस तरह इधर झुकी हुई है, नहीं, जब यहाँ घूमते घूमते आ गए तो पृथ्वी इधर, ये दक्षिणी गोलार्ध झुकी हुई है। जब ये यहाँ आएगी घूम के तो यहाँ क्या होगा कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी होगी। ऐसे नहीं ना आ जाएगी पृथ्वी, ये नहीं, ऐसे तो नहीं ना आएगी पृथ्वी जब भी आएगी तो ये इस तरह, चूंकि ये बोर्ड खड़ा है तो इस तरह खड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन ये चलेगा कैसे? ऐसे, इस पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर। जब इस तरह आया तो यहाँ आ गया, जब यहाँ आएगा तो इस तरह से क्या होगा? विषुवत रेखा पर। ये विषुवत रेखा पर यहाँ सूर्य की किरणें सीधी होती है। कहाँ पर? इस समय विषुवत रेखा पर पहुँच गया और यहाँ भी इस समय विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ गई। तो जिस समय सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है उसको कहते हैं हम लोग विषुव, उसको कहते हैं विषुव। लिखते भी जाइए, बहुत चीज़ हम नहीं लिख रहे हैं, लिखने में समय लगता है, आपको वीडियो पॉज कर करके लिखना है। तो जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है तो उसको कहते हैं विषुव। अब देखिए विषुव दो तरह का, यहाँ 21 मार्च, देखिए ये दिसंबर हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, इधर से घूमती है पृथ्वी जब भी घूमेगी तो इधर से, ये नहीं कि ऐसे। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, इसीलिए 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़े तो उस दिन, उस तारीख को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर। अब यहाँ पर 6 महीना यहाँ गिन लीजिए, 6 महीना गिनिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहाँ 23 सितंबर, यहाँ 23 सितंबर। 4 क्वेश्चन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को, उसी पर आप अनुमान लगा लीजिएगा कि छोटी रात हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में। अब मौसम कैसा हो जाएगा? यहाँ ग्रीष्म का,
जहाँ ज़्यादा धूप पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में मौसम ग्रीष्म का, दक्षिणी गोलार्ध में मौसम क्या होगा, शीत का होगा, ठंडा होगा। यहाँ जब गर्मी नहीं पड़ रहा है, कम पड़ रहा है। 22 दिसंबर को यहाँ ग्रीष्म का मौसम और उत्तर में शीत का। देख लीजिए अभी दिसंबर के आसपास हैं, ठंडा आना शुरू हो गया। नहीं, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो अब शीत आना शुरू हो गया। अब जैसे शीत खत्म होगा तो 21 मार्च को क्या होगा, बसंती हवा बहेगा। नहीं, एकदम ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्मी, तो इसको कहेंगे हम लोग वसंत विषुव। इसको क्या कहेंगे, वसंत विषुव। एकदम चारों ये डायग्राम बना लीजिए सटीक से। अब देखिए यहाँ पर आप 21 जून के बाद यहाँ आते हैं तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा आना शुरू हो जाएगा यहाँ, तो इसको कहेंगे हम लोग शीत विषुव या शरद विषुव। इसको कहेंगे शरद विषुव। क्लियर है। पूरे पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा कब, 21 जून को। पूरे पृथ्वी पर यानी दक्षिणी गोलार्ध में कब दिन बड़ा, 22 दिसंबर को। अब देखिए 22 दिसंबर को गर्मी है, दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है 25 दिसंबर को। तो पूछेगा कि कहाँ के लोग गर्मी के दिनों में क्रिसमस मनाते हैं, कहाँ पर गर्मी के दिनों में क्रिसमस मनाते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कुछ दक्षिण अफ्रीका है। नहीं, तो ये सब देश क्या करते हैं, गर्मी में अपना क्रिसमस मनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग पूरे चैप्टर को कर लिए हैं। तो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चलिए फटाफट मेरे जवाब देने से पहले, चूँकि हम तो स्लो देंगे इसलिए कि आपको मौका मिले, तो आपको मेरे जवाब देने से पहले आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, लिखना है। तो पहला सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है। ये कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, हम बताए थे वीडियो में, लेकिन राज्य नहीं बताए थे, यहाँ आपको बता रहे हैं। भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। एक जो फेमस कोटेशन इसके बारे में दौड़ता है, मित्र पर गमछा झाड़, इसको आप लिख सकते हैं, मित्र पर गमछा झाड़। शायद किसी का है, मेरा ये खोज नहीं है, इसलिए ये मत सोचिए। मित्र, मी से मिजोरम, 8 राज्य लिख लीजिएगा। मिजोरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, 8 राज्य लिखा देंगे। उसके आधार पर आप आंसर कमेंट बॉक्स में मार ही सकते हैं। म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और एक झाड़ से झारखंड। तो ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा हमारे देश से गुजरती है। तो क्वेश्चन था कि कौन सा भारतीय राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो इस ऑप्शन में क्या है, मध्य प्रदेश है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरी विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक क्षेत्र तक के देशांतर को गिनेंगे होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टाइप हुआ है। देखिए अभी क्या बताया कि 360 डिग्री जो है घूमती है पृथ्वी 24 घंटे में, तो 24 जोन में इसको बांट देंगे। तो एक घंटा का, तो 1 घंटा कितने डिग्री में, 1 घंटा कितने डिग्री देशांतर में, यानी 4 4 4 15 डिग्री देशांतर, 15 के भाग में करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन क्या, अगर पृथ्वी के बराबर देशांतरी विस्तार के साथ 24 समय क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, तब प्रत्येक क्षेत्र तक के देशांतर को गिनेंगे। कितना डिग्री, प्रत्येक 24 में विभाजित कीजिए, 360 को 24 से जब भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 120 नहीं 10, गलती हो गया क्या, 12 दूना 24, 18 होगा, 18 तो 12 का 12 6 16 सॉरी 12 85 15, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। यानी 15 डिग्री ऐसे भी देखिए, 15 डिग्री बराबर 15 गुना 4 60 मिनट, तो एक घंटा का जोन में कितना हो गया, 15 डिग्री। हम तो जानते ही थे, थोड़ा सा आपको समय दे रहे हैं। अगला है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पृथ्वी का कक्षीय समतल के साथ इसका अक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अभी देखे थे वीडियो हम लोग, पृथ्वी का कक्षीय समतल, चूंकि कक्षीय आ गया तो कितना डिग्री का, 66.5 डिग्री। ये कथन सही है। पृथ्वी का अक्ष अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण कहलाता है।
अपने अक्ष पर घूमना परिक्रमण नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? घूर्णन। तो ये गलती है। देखिए सब पूछा हुआ है, ये सीटेट 12 जनवरी 2022 को पूछा हुआ, तो यानी ए सही है परंतु बी गलत है। अगला सवाल है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ये 31 जनवरी 2021 को पूछा हुआ है, सौर मंडल में जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, ये देखिए ये ग्रह है, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, 3 3 6 7 8, ये 8 ग्रह है। तो ये 8 ग्रह सौर मंडल में जैसे जैसे दूर जाते हैं तो एक ही बात सही है। क्या बात सही है? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। सही बात है। इसका जितना है इससे ज़्यादा इसका परिक्रमण है, इससे ज़्यादा इसका परिक्रमण है। ये वाला कथन क्या है? सही है। ये वाला कथन देखिए, परिक्रमण एकदम असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, लेकिन घूर्णन जो है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। घूर्णन असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी होती तो। झुकी हुई तो है ही, हम कल्पना क्या करें? यानी ये पूछ रहा है आपसे कि कक्षीय समतल की ओर झुकी है तो इससे क्या होगा। तो जो कक्षीय समतल झुकी हुई है तो हम लोग देखें कि झुकने के कारण क्या होता है कि अलग अलग गोलार्ध में अलग अलग समय पर ऊष्मा सूर्य का अलग अलग मिलता है, जिसके कारण गर्मी, ठंडा, वर्षा, ये सब मौसम परिवर्तन होता है। तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती है। प्रदीप्त वृत्त सॉरी, थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है। चलिए तब तक दिमाग लगाइए थोड़ा सा। क्या है? प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती है। दूसरा है, प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे के प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। देखिए प्रदीप्त वृत्त किसको कहते हैं? पहले ये समझ लीजिए, हम बताए हुए हैं वीडियो में कि जहाँ तक सूर्य की किरणें पड़ती है दिन के समय, उसको एक वृत्त बनाती है। जैसे ये पृथ्वी है, सूर्य की किरणें इधर से पड़ेगी, यहाँ तक यदि दिन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? प्रदीप्त वृत्त हो जाएगा। यानी ग्लोब में जो बताए थे आपको, ग्लोब में आपको बताए होंगे कि जैसे यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य में जहाँ तक प्रकाश पड़ रहा है ये क्या हो गया? ये प्रदीप्त वृत्त। तो ये जो कह रहा है कि प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती है, पक्का मिल जाती है। देखिए ये मान लिया जाए कि यहाँ तक है तो ये मिल गया और ये मिल गया, मिल जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा का बात है नहीं। दूसरा कह रहे प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती है। ये तो इधर वाला अक्षांश है, यहाँ तो मिलने का कोई जरूरी है नहीं, ऐसे थोड़े होगा, ऐसे नहीं होता, तो ये नहीं मिलता है। ये क्या है? गलत है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। यदि झुकी हुई नहीं होती तो मौसम परिवर्तन नहीं होता। सही बात है कि यदि झुकी हुई है तब क्या हो रहा है? मौसम परिवर्तन हो रहा है। झुकी हुई नहीं हो तो किसी विशेष क्षेत्र में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। किसी विशेष क्षेत्र में ज़्यादा मौसम परिवर्तन होता। सही कथनों का चयन करें। तो यानी ये क्या है? ए और सी सही है कि मौसम परिवर्तन नहीं होता। झुकी हुई नहीं होती तो मौसम परिवर्तन नहीं होता, और जब मौसम परिवर्तन नहीं होता तो किसी विशेष क्षेत्र में ज़्यादा मौसम परिवर्तन होता। मौसम परिवर्तन ही नहीं होता तो फिर ज़्यादा और कम कहीं होने का सवाल ही नहीं है। तो आपका आंसर ए और सी। अगला सवाल है, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? वीडियो में बताए हुए हैं, आप देखे होंगे तो याद होगा। ये क्या है एडुसेट? ये कृत्रिम उपग्रह है। ये कृत्रिम उपग्रह है, नहीं, जो साइंटिस्ट के द्वारा भेजा जाता है ऊपर में, सैटेलाइट जिसको कहते हैं। एक क्षुद्र ग्रह, जो क्षुद्र ग्रह तो है ही नहीं, इसका बस आगे बकवास सुनना ही नहीं है। एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह, ये सही है। रॉकेट भी नहीं है, नहीं। सौर मंडल में खोजा गया नया ग्रह भी नहीं। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, अभिकथन ए, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। 2 घंटे बाद अस्त होता है। क्या कह रहा है? सूर्य गुजरात में देखिए
ये ग्लोब है, यदि हम लोग इंडिया का मैप बनाएं तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ थोड़ा गुजरात है, यहाँ क्या है, गुजरात है। तो इस बीच में जो देशांतर विस्तार है लगभग मान के चलते हैं 67 डिग्री मानिए इसको, और इसको 97 डिग्री मानिए। तो चूंकि हम 1 डिग्री तो घूम गया ना, 97 डिग्री घूम गया उधर, तो दोनों के बीच में अंतर निकालिएगा तो 30 डिग्री का अंतर है। नहीं, इसको 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 120 मिनट। तो लगभग यही है, लगभग थोड़ा सा 1-2 कम है, हम एक्यूरेट में चल रहे हैं। तो अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद में, तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्य क्या हो गया, डूब गया, पूरा उधर है। नहीं, सूर्य पहले उगा तो पहले डूब गया, अब ये जा रहा है गुजरात इधर से, तो ये सही है। ये क्या है कारण, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांशों पर स्थित है। ये उच्च अक्षांश पर नहीं है, उच्च, देखिए क्या कर, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। उच्च अक्षांश, देखिए अक्षांश की बात है, ये तो देशांतर है, उच्च देशांतर पर होना चाहिए, नहीं ज़्यादा देशांतर पर। ये गुजरात 67 डिग्री देशांतर पर, तो ये 97 डिग्री देशांतर पर है। अक्षांश से कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, गलत है। यानी ए सत्य है और आर असत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी दिन, बताए थे पृथ्वी दिवस, याद होगा आपको वीडियो में, पृथ्वी दिवस है। आपका आंसर कमेंट बॉक्स में हम इंतजार करेंगे, हम बताएंगे नहीं इसमें, आप अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न है, अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष का झुकाव यानी आनति कोण, याद भी रखिएगा आनति कोण क्या है। तो वही वाला है, जैसे ये पृथ्वी है, ये झुकी हुई है, नहीं ये अक्ष है, अक्ष है, तो ये यहाँ क्या है, इस पर जब लंब डालेंगे तो ये 23.5 डिग्री का कोण, नहीं ये पूरा मिलकर बन रहा है 90 डिग्री। ये पूरा जब 90 डिग्री है तो ये क्या है, इसका कक्षातल, ये इसको क्या कहेंगे, इसको कक्षातल। कक्षातल, चूँकि ये कक्षातल तो इसका यहाँ है, नहीं इसी के पैरेलल में यहाँ खींच दिए हम, तो कक्षातल का ये जब 23.5 डिग्री, तो ये कितना बच गया 90 में से, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया, 66.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। बताए थे कि जो ग्रुप है 3 ग्रह हैं, शनि, बृहस्पति, शनि, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। यूरेनस ये तीनों के तरफ जो है, गलती ये लिखा रहा है, देख लेते हैं यहाँ, शनि, बृहस्पति और अरुण में, यानी यूरेनस में क्या है, चारों तरफ छल्ले हैं। तो ये छल्ले वाला याद रखिएगा 3 ठो। अगला सवाल है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है पृथ्वी का। देखिए ये पृथ्वी है, देखिए पृथ्वी ये है। अब थोड़ा सोचिए कि चांद यहाँ है, ये तो घूम रही है, ये क्या हो रही है, घूम रही है, तो ये चांद भी तो घूम रही है, यानी पृथ्वी का घूर्णन और चांद का परिक्रमण एक ही होगा। नहीं, मान लीजिए यहाँ इंडिया है, यहाँ से हम चांद देख रहे हैं, ये चांद पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है, साथ साथ जा रहा है, तब नहीं ये यही वाला भाग है। यदि ये वाला स्थिर रहता, चांद यदि स्थिर रहता तो क्या होता, ये घूमता, तो यहाँ से इधर से दूसरा भी भाग दिख जाता। तो इसीलिए अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है, परंतु अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता। चंद्रमा अपने अक्ष पर भी चक्कर लगाता है, ये भी जान लीजिए। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लगाता है, ये भी नहीं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, उतने ही समय पर अपने अक्ष पर भी पूरा कर लेता है। यानी ये अपने अक्ष पर भी ये ऐसे ऐसे घूमते हुए चंद्रमा जाता है। पृथ्वी यहाँ है, ये ऐसे ऐसे घूमते जा रहा है, तो सामने वाला यही चीज़ रह गया नहीं। तो इसीलिए हमको चंद्रमा का एक ही भाग दिखता है, उसके पीछे वाला क्या है, भाग में कैसा है, यहाँ पृथ्वी से नहीं दिखता है। अगला प्रश्न है, भारत का मानक देशांतर है, भारत का मानक देशांतर है, मार दीजिएगा ऑप्शन नंबर 4, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। अब कैसे गलती हो गया, हम बताए थे 82.5 डिग्री, नहीं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय। थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। तो देखिए 60 डिग्री बराबर 1 मिनट, 60 डिग्री बराबर 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 60 मिनट बराबर
1 डिग्री, 1 डिग्री। तो अब चूंकि ये आधा साढ़े का बात हो रहा है, तो साढ़े का बात हो रहा है तो कितना मिनट होगा? 30 मिनट होगा, 30 मिनट होगा। तो यहाँ पर 82 डिग्री 30 मिनट खोजना है, ना कि ये पैसा वाला 82.50 पैसा, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर की पूर्वी देशांतर, ये हमेशा क्या है हमारा मानक समय? पूर्वी देशांतर। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों तरफ घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण। इससे सस्ता क्या पूछेगा आपको? लेकिन सब सस्ता नहीं रहता है। प्रदीप्त वृत्त है। प्रदीप्त वृत्त क्या है? जो बताए थे कि जब दिन होता है तो दिन के समय जितना भाग पर दिन पड़ता है वो एक वृत्त बनता है, जिसको कहते हैं प्रदीप्त वृत्त। वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, बिल्कुल नहीं। वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, दिन रात को विभाजित करता है। देखिए, विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन रात बराबर होती है, ये भी नहीं है प्रदीप्त वृत्त। एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे से सूर्य की स्थिति, ये भी नहीं। यानी वृत्त जो ग्लोब पर दिन रात को विभाजित करती है। तो यानी जहाँ तक वृत्त बना चमकता हुआ वो दिन हो गया, एक वृत्त हो गया, दूसरी तरफ अंधेरा वाला वृत्त हो गया। अगला सवाल है, तो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए, ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री क्या है? देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ये कह रहा है कि एक शहर है एन और एम, एन और एम क्रमशः 15 डिग्री पूर्वी। एन है कहाँ? ये हमारे दाएं तरफ पूरब, तो एन यहाँ है और एम यहाँ है। ये क्या है? 15 डिग्री। ये 15 डिग्री पश्चिम है और ये 15 डिग्री पूरब है, पूरब है। नहीं, यही सवाल है। तो देशांतर पर स्थित है। तो इन 2 शहरों के समय में कितना अंतर होगा? दोनों में यहाँ से यहाँ हो गया 15 डिग्री, एक 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, नहीं, फिर यहाँ से यहाँ हो गया 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, 60 मिनट। तो 60 60 120 मिनट, यानी 2 घंटा। नहीं, आसान है, थोड़ा सा सोचना है। अब यहाँ टोटल यहाँ से 15 15 30, यहाँ से यहाँ तक 15 15 30 डिग्री जोड़ दो, 30 को भाई 4 से गुना कर दो, 30 चौक 120, 2 घंटे आंसर। अगला प्रश्न है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार, देशांतर रेखाओं का आकार। जैसे देखिए, ये है पूर्वी गोलार्ध से कह रहा है, इधर पूर्वी गोलार्ध है, तो पूर्वी गोलार्ध से हम पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है? बढ़ता है कि घटता है? कुछ नहीं होता है। ये अक्षांश भले घटता है, जैसे अक्षांश है, ये खींच दिए बीच में बड़ा हो गया, अब यहाँ खींचेंगे तो छोटा सा होगा। तो ये क्या हो गया कि ये बढ़ता जाता है? नहीं। घटता जाता है? नहीं, समान रहता है। क्या होगा? ये सभी देशांतर रेखाओं की दूरी यानी रेखाओं की लंबाई क्या है? समान रहती है। अगला प्रश्न है, बिग बियर एक उदाहरण है, बताए थे आपको वीडियो में भी, क्या है? नक्षत्र मंडल का। बिग बियर क्या है? नक्षत्र मंडल है। अगला प्रश्न है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, ये भी बताए थे। विषुव के दिन क्या होता है कि जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो उसको कहते हैं हम लोग विषुव। तो विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी विषुव के दिन। निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है? बताए थे वीडियो में कि ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया, एक आंतरिक ग्रह और दूसरा बाह्य ग्रह। तो अब वीडियो को थोड़ा रिमाइंडर कीजिए, थोड़ा सा दिमाग में रिमेंबर कीजिए, याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए कि गैसीय ग्रह और तरल ग्रह के समूह में कौन कौन है। आपके आंसर का हम जवाब, आपके जवाब का हम कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। तो देखिएगा कौन कौन 4 ग्रह हैं, आप मारते हैं, सही मारते हैं या गलत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? जब हम कौन सा, ये सब समान है, मानचित्र है, महाद्वीप और क्षेत्र आकार ये सब दिखाना है तो किस पर? ग्लोब को हम बेहतर दिखा सकते हैं। देखिए, सब पर दिखा सकते हैं लेकिन ग्लोब यहाँ पूछ रहा है कि सबसे उपयुक्त। सी टेट कभी कभी यही बदमाशी करता है कि सब ए आंसर होगा इसका,
नहीं, इसका क्या है, सभ्य आंसर होगा, सबसे अधिक उपयुक्त पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या रखेगा, वो हमेशा ग्लोब रखेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा सर के ऊपर चमकता है। वीडियो को याद होगा तो ये भी बताए थे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की किरणें हमेशा एक बार साल में क्या होता है, किरणें सीधी रहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। अगला सवाल है, यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 बजे प्रातः है। अब देखिए यह सवाल आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते तो बन जाता। देखिए ये है क्या, 0 डिग्री देशांतर, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये 0 डिग्री देशांतर से हमको कोई मतलब नहीं। भारत का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। कितना है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये कह रहा है कि अहमदाबाद 72 डिग्री ईस्ट है, तो ईस्ट ये तो 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री से इधर सब ईस्ट ही है, तो 72 डिग्री क्या होगा, अहमदाबाद यहाँ होगा, मान लीजिए उसके पहले ही होगा, इसके पहले ही होगा, तो 72.5 डिग्री। अहमदाबाद कितना है, 72.5 डिग्री, यानी 72 और आधा डिग्री है, ये पहले भी बताए। तो कितना अंतर होगा, समय 8 बजे, यहाँ 8 बज रहा है, यहाँ कितना बज रहा है, 8 बजे सुबह। तो यहाँ देखिए 82.5 और 72, 82.5 में 72 को घटा देंगे, 82.5 डिग्री में अब 72 डिग्री को घटा देंगे, 72.5 डिग्री को घटा देंगे, तो क्या होगा, 10 डिग्री का अंतर हुआ। कितना हुआ, 10 डिग्री का। तो 10 डिग्री बराबर कितना, 1 डिग्री बराबर घूमने में 4 मिनट, तो 10 डिग्री घूमने में 40 मिनट, नहीं 40 मिनट। अब देखिए हम लोग देखे थे कि ये जो 0 डिग्री देशांतर है, इससे पूरब की ओर जाएंगे तो समय बढ़ते जाएगा, लेकिन उधर से आएंगे तो क्या होगा, घटते जाएगा। तो यहाँ 8 बज रहा है, तो इसके पहले तो कम में ना समय होगा, तो 8 में क्या करेंगे, 40 मिनट को घटा देंगे, 40 मिनट को घटा देंगे तो 60 पैसा हो गया इसके पास, तो 7:20। ये सुबह है, 40 मिनट पहले शाम थोड़े ना हो जाएगा, सुबह ही होगा, तो 7:20 पर आता है। पिंड जिनमें अपनी उष्मा व प्रकाश, ये उष्मा है, सॉरी, उष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वह तारों की रोशनी से चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, जानते हैं आप, ग्रह। नहीं, तारों की रोशनी से चमकेगा तो ग्रह है वो। अगला है, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है। यह ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, बिल्कुल है, ये चपटी है जिसको हम लोग भूआब कहते हैं, जिसको क्या कहेंगे, भूआब। इसके बीच में उभार होता है, इसके बीच में भी उभार है, विषुवत रेखा पर उभार है, तो ये भी सही है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी सही है। तो बाकी क्या गलत है, यह पूर्णतः गोल है, नहीं नहीं। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था पूरे वीडियो का एनालिसिस और प्रीवियस ईयर जो सी-टेट में पूछा गया है। वीडियो पसंद तो आया ही होगा, आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, उपयोगी होगा ही। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, थोड़ा सा सपोर्ट भी करें, लाइक वगैरह भी करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें, कुछ कहीं डाउट हो या कोई परेशानी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपने दोस्तों को शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।